Yes, good morning students. Today we have studied, till now we have studied about drift velocity, its relations with current, electric field. We have studied a bit about Ohm's law. Now we are going to study what is mobility. एक और वर्ड आपको NCERT में देखने को मिलेगा, that is mobility. Mobility क्या होती है? Mobility is drift velocity attained per unit electric field, ठीक, यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी अटेन हुई, वही हमें यहाँ पर, उसी को हम क्या कहते हैं? मोबिलिटी. मोबिलिटी यानी मोबिलिटी बेसिकली होती किनकी है? मोबिलिटी होती है चार्ज कैरियर्स की. चार्ज कैरियर्स की यानी फॉर एग्जांपल कंडक्टर्स की बात करें, किनकी बात करें? कंडक्टर्स के लिए चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स के लिए चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर कंडक्टर्स के लिए चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मोबिलिटी किसकी होगी? मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की होगी कि कितना इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाएं, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो कोई इलेक्ट्रॉन कितना ड्रिफ्ट करेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो उसी की बात हमें करेंगे यहाँ पर. तो इसकी डिफाइन कैसे कर देंगे? मोबिलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय म्यू. मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अपॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ठीक, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन हुई, इसी रेशियो को हम क्या कह देते हैं? मोबिलिटी. ठीक है, अब मोबिलिटी की अगर हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें तो एक्सप्रेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाल देते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन जो हमने लास्ट लेक्चर्स में फाइंड आउट की थी वो क्या थी? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक रिलेशन निकाला था हमने. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ, ये आया था. ठीक, तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं. ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद म्यू क्या मिल रहा है हमें? अब या फिर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या कर दें हम, इस ई को इसके डिनोमिनेटर में ले आए. ठीक है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू tau, where E is charge of electron, E is applied electric field, tau is relaxation time, the time which is the time between two successive collisions. दो सक्सेसिव collisions का एवरेज टाइम है tau. ठीक, मास m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, सो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, या मोबिलिटी निकाले तो यहाँ से क्या आ जाएगा? E की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ रख दें तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू ई tau बाय m. दैट इज, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये क्या है? मोबिलिटी. दैट मीन्स मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ई tau बाय m. ठीक, ध्यान रहेगा. यानी अगर मोबिलिटी के बारे में आपसे पूछे तो किसी भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना ड्रिफ्ट करेगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना है. ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? फिक्स. ठीक है, सो मोबिलिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, और उसी के कंपेयर हमने यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन निकाल दी इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं. थोड़ा सा ओम्स लॉ की बात हमने की थी. ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ में हमने पढ़ा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, जहाँ पर हमने V इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के V इज इक्वल टू RI लिख दिया. ठीक, अब आपसे कोई ग्राफ पूछ ले इस कंडक्टर का तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट V और I के बीच में, अगर आपसे कोई ग्राफ बनाने के लिए कहे तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन.
ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब इसमें ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यानी कि यूं मान लीजिए कि सारे कंडक्टर्स ऐसे नहीं होते जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करें। ठीक, कुछ चार्ज कैरियर्स या यूं कह लीजिए कुछ कंडक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इसको फॉलो नहीं कर पाते, या यूं कह लीजिए कि हर टेम्परेचर रेंज पर ये फॉलो नहीं होता। इसीलिए हम जब ओम्स लॉ की डेफिनेशन देते हैं तो क्या कहते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये बोलते हैं, या एक्सटर्नल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट। तो एक्सटर्नल कंडीशंस क्या होती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, यानी ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होना ये चाहिए, वीआई ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ये ग्राफ आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली वो आता कैसा है, वो आता कुछ इस तरह का है। अगर प्रॉपर देखें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, थोड़ा सा डिविएट होता है ओम्स लॉ के मेन ग्राफ से। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक उसकी बात करेंगे। उसके अलावा ये बात करेंगे कि टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस। ठीक है, हम कह तो रहे हैं कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, ये वेरिएबल होता है, टेम्परेचर के साथ बदलता है। कैसे बदलता है उसकी बात करते हैं। देखिए, तो अब अगला पार्ट जो हमें इसमें देखना है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। What we have to see is, we have to see effect of temperature on, दोनों चीज़ों पर देखना है हमें, रेसिस्टेंस पर भी इफेक्ट देखना है और रेसिस्टिविटी पर भी। ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी लिखते हैं पहले, उसी के साथ साथ रेसिस्टेंस का भी निकाल देंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी। ठीक, अब रेसिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाला था इन टर्म्स ऑफ, या रेसिस्टेंस का ही फॉर्मूला जो आपने निकाला था, रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए ये होता है। लेकिन हमें ये फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें रेसिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला चाहिए, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। कौन सा दूसरा फॉर्मूला, रेसिस्टेंस आर जो हमने लास्ट डे निकाला था, किसके टर्म्स में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में निकाला था। तो वो क्या आना था आपका, एन एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, ये एक्सप्रेशन आई थी। ठीक, जिसमें से हमने कहा था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इतनी सी, ये पूरा कांस्टेंट होता है लगभग किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, इसलिए हमने इसको कह दिया रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक, अब यहाँ पर देखने लायक बात क्या है, वो ये है कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या हो गया, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास आ गया एम एल बाय एन ई स्क्वायर टो इंटू ए, ये आया है फॉर्मूला। ठीक, अब यहाँ पर टेम्परेचर के साथ वेरी होने वाली चीज़ कौन कौन सी है, क्या टेम्परेचर के साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, नहीं। क्या टेम्परेचर के साथ नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, नहीं होना। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम यूँ कह सकते हैं कि लगभग नेग्लिजिबल चेंज होगा विथ टेम्परेचर। एल हमने जिस लेंथ का कंडक्टर ले लिया वो भी फिक्स रहेगा। ठीक है, या यूँ मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जब हम इस कंडक्टर को जिसका रेसिस्टेंस ये आ रहा है, उसको जब हम कोई टेम्परेचर दे देंगे, उसको हीट अप कर देंगे, तो क्या होगा, हीट अप करने से दो चीज़ें बढ़ेंगी, दो चीज़ों में चेंज होगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी। ठीक, पहले हम तीनों अलग अलग उनकी बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर जहाँ पर RT है टेम्परेचर, किसी भी रेसिस्टेंस का किसी भी टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस, R0 है रेफरेंस टेम्परेचर पर, रेफरेंस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस, 1 प्लस अल्फा, अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल
रेसिस्टेंस कह लीजिए यहाँ पर, ठीक, थर्मल रेसिस्टेंस, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, आप टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसी तरह से अगर रेसिस्टिविटी की बात करें भाई, अगर रेसिस्टिविटी की बात करें तो रेसिस्टिविटी क्या होती है, रो, और उसका फॉर्मूला क्या है, m/n² इंटू टाउ। यहाँ पर भी यही दोनों चीज़ें चेंज होंगी, तो रेसिस्टिविटी भी इसी तरह से वेरी होगी, और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, रो एट एनी टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू ρ0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T, ठीक। ये हो गया आपका रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला बेसिकली फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, अब यहां से यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर है बात। चलें आगे, देखिए वेरिएबल किस तरह से होती है, इसी तरह से वेरी होते हैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो किसके लिए बात कर ली हमने, कंडक्टर्स के लिए। अब बात करें, एक तरह के मटेरियल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक। क्या होते हैं, एक मटेरियल होते हैं एक तरह के जिनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, जिसके बारे में थोड़ी सी बात हुई भी है। क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स, तो यूँ कह सकते हो कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जिनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक, इस तरह से डिफाइन करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इनकी भी, सेमीकंडक्टर्स, ठीक। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में यही फॉर्मूला लगता है रेसिस्टेंस के लिए भी और रेसिस्टिविटी के लिए भी, रो इज इक्वल टू m/e² n/e², टाउ होता है, और रेसिस्टेंस होता है mL/n/e², टाउ इंटू a, ये होता है, ठीक। तो अब यहाँ से इस केस में देखें, यहाँ पर भी वही दो चीज़ वेरी हो रही है, कौन कौन सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और टाउ, ठीक। यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के केस में n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो चेंज होगा इसमें, दिस इज वेरी लार्ज, ये जो चेंज होगा ये बहुत ही लार्ज होगा, ठीक। लेकिन जो रिलैक्सेशन टाइम है इसमें भी चेंज होगा, लेकिन ये जो चेंज होगा दिस विल बी वेरी लेस। इसमें क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, इनमें आप और दो क्वांटिटीज़ पढ़ोगे, दो पार्टिकल्स पढ़ोगे, एक इलेक्ट्रॉन कहोगे जिसको और दूसरे को कहोगे होल, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, उनकी पूरी थ्योरी हम सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ आप इतना ही ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और इस वैल्यू का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसका किसके कंपेयर्ड, टाउ के कंपेयर्ड, यानी रिलैक्सेशन टाइम के कंपेयर्ड। अब इफेक्टिव कौन हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब n की वैल्यू क्या हो रही है, n की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ क्या हो रहा है, इस केस में n की वैल्यू, n इज इंक्रीजिंग, n बढ़ा एकदम से, ठीक, n बढ़ा तो रो की वैल्यू डिक्रीज हो गई, ठीक। इसका मतलब रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो गई। सिमिलरली वी कैन से कि यहाँ पर भी n की वैल्यू बढ़ी एकदम से, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया, यानी n बढ़ा तो रेसिस्टेंस भी कम हो गया, ठीक। यानी सेमीकंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कंडक्टर के केस में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा था, ठीक। यानी आप हायर टेम्परेचर पे ले जाओगे तो हम सोचे कि ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, लेकिन वो कंडक्टर जो है वो रेसिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करने लग जाएगा, ठीक। लेकिन सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो उल्टा है। क्या है, सेमीकंडक्टर्स में जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, T बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, उससे n बढ़ा, n की वजह से रो कम हो गया, या यूँ कह लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ा इसलिए n बढ़ा, और n की वजह से रेसिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर्स का रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है,
ठीक है, यानी जैसे जैसे हाई टेम्परेचर मिलता जाएगा आपके सेमीकंडक्टर को, वो उतना अच्छा कंडक्टर या उतने अच्छे उसमें चार्ज कैरियर्स मूव करने लगेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इसके बारे में और डिटेल हम सेमीकंडक्टर्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और देखना है। कुछ एक एलॉयज होते हैं जो कि हम फिजिक्स के कुछ प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हैं। ठीक, इन एलॉयज की क्या खास बात है तो वो भी सुन लो। हम कुछ एलॉयज यूज़ करते हैं, कुछ एलॉयज कौन कौन से? बेसिकली कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, उसके अलावा एक और होता है निक्रोम। ये 3 ऐसे एलॉयज होते हैं जिनका टेम्परेचर पर डिपेंडेंस बहुत नेग्लिजिबल होता है, या यूँ कह लीजिए कि ये ऐसे एलॉयज हैं जिनकी रेसिस्टेंस ऑफ दीज changes by very small amount, resistance of these changes by very small amount with increase in temperature, इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी यूँ कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, निक्रोम ये ऐसे वायर होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाओ तो इनमें की रेसिस्टेंस इनका बढ़ता नहीं है। ठीक, ऐसे एलॉयज होते हैं, ये हमने बनाए हैं। किस वजह से बनाए हैं? हमारी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, यानी ये ऐसे, ये भी ध्यान रखना कि इनको हम यूज़ करते हैं इन पोटेंशियोमीटर। किस में यूज़ करते हैं? एक पोटेंशियोमीटर आपका पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में। पोटेंशियोमीटर में यूज़ करते हैं इसको, मीटर ब्रिज में यूज़ करते हैं इसको। ठीक, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं फिजिक्स के जिनसे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, कोई अननोन रेसिस्टेंस नापते हैं, तो उनमें हम कंटिन्यूसली करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि करंट के पास कुछ हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी करंट कंटिन्यू किसी वायर में फ्लो हो रहा है तो वो हीट अप होगा, और हीट होने से उसको कुछ टेम्परेचर मिलेगा, और अगर टेम्परेचर मिलने से उसका रेसिस्टेंस वेरी हो गया तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे? ठीक, इसलिए हमें क्या चाहिए कि हमें ऐसे वायर्स चाहिए थे या ऐसे एलॉयज चाहिए थे जिनका टेम्परेचर के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं हो या नेग्लिजिबल डिपेंडेंस हो ऑन टेम्परेचर, जिनका रेसिस्टेंस लगभग कांस्टेंट रहे। ठीक, तो यूँ कह सकते हैं कि ये ऐसे ही कुछ एलॉयज बनाए गए, और इन एलॉयज को बनाने का रीज़न क्या था कि हमें कुछ डिवाइसेस हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिनमें कि हमें क्या चाहिए था, ऐसे वायर्स चाहिए थे जिनमें कंटिन्यू करंट फ्लो हो और वो हीटअप हो तो भी रेसिस्टेंस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए। ठीक है, तो इन एलॉयज को हमने बनाया ताकि हम इनको डिवाइसेस में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ऐसे जो एलॉयज होते हैं इनका अगर मैं ग्राफ बताऊं आपको, किस किस के बीच में टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस इधर और टेम्परेचर इधर, तो टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, यानी ये एकदम पैरेलल भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस वेरी नहीं होगा, वेरी होगा लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट से। ठीक है, दिस इज फॉर अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन और निक्रोम। ठीक, तो यहाँ तक ये बात आपको ध्यान रहेगी कि किसी भी वायर की, किसी भी कंडक्टर की या सेमीकंडक्टर की या फिर यूँ कहिए कि अलॉयज की रेसिस्टिविटी उसके टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होती है और उसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होता है। ठीक है, अब आप करेंगे ये कि एनसीईआरटी बुक्स में 3 ग्राफ दे रखे हैं फॉर कंडक्टर्स, फॉर एक पीएन जंक्शन डायोड का दे रखा है। ठीक, उन ग्राफ्स को आप अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करें और उसको एक बार स्टडी करें। ठीक है, उसके बाद उनकी भी हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।